स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखो, बहुत दिन हो गए नर्वस सिस्टम पढ़ते पढ़ते पढ़ाते बोर हो गए हमें एकदम। तो अपन आज से नया सेशन थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। बीच में नर्वस सिस्टम को साथ में लेके चलेंगे, साथ में साथ वीडियो अपन अपलोड करते रहेंगे, लेकिन अपन नया सिस्टम स्टार्ट करता है कि बोर ना हो। पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गए, ठीक है। तो अपन आज ना नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का, ये ऐसा सिस्टम है बॉडी का जो नहीं क्या, जैसे फूड आया, अपने फूड को डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब करके जो आपको फूड से मिल रहा है वो आपकी बॉडी तक पहुंचाएगा, और जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगा। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपकी बॉडी में, जिसमें बहुत सारे आपके ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, ये सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और एक सिस्टम का क्रिएशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क क्या कर सकता है? देखो, पहले भी अगर किसी भी सिस्टम की हमको स्टडी करनी है तो उससे पहले ये देखना होता है कि ये अपनी बॉडी में फंक्शन क्या कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बॉडी में मेनली फंक्शन क्या करता है? जैसे कि आपने खाना खाया, वो मुंह में गया है, अब वो मिक्स हो रहा है किससे? सलाइवेशन से, या जो भी आपके एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड से या ऑर्गन्स है जो कि सिक्रेशन कर रही है, जो कि फूड के साथ मिला रही है उसको। तो वो आपके मिक्सिंग भी हो गया, मतलब आपने फूड को इंजेस्ट किया, फर्स्ट प्रोसेस इंजेक्शन हो गई, उसके बाद मिक्सिंग हो रही है, उसके बाद मोटिलिटी, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी कि मुंह से अंदर जाएगा, इसोफेगस होता है, स्टमक में जाएगा, तो इस तरह वो मोटिलिटी हो रही है। उसके बाद जो भी सिक्रेशन हो रहा है, जहाँ से भी ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है, सिक्रेशन की भी प्रोसेस हो गई। उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस होगी, डाइजेशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, भाई आपने फूड को ऑब्जॉर्व भी कर लिया है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस होते हैं कि ये फूड को पहले इंजेस्ट करेगा, अंदर लेगा, उसके बाद उसको मिक्स करेगा अपने सिक्रेशन के साथ, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद उसको ऑब्जॉर्व करेगा, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये सारी स्टेजेस जो कि इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली। तो अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली हमने ये फोकस कर लिया है कि इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। अब इसकी भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, क्या क्या इसके साथ होगा, और हम किस किस की स्टडी करने वाले हैं, कैसी इसकी गोल होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो मेनली आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ये क्या वर्क करता है, मैं आपको पहले देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। भाई पहला कि ये कि फूड को अंदर लेगा, इंजेक्शन, फूड को अंदर लेने की प्रोसेस। उसके बाद मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग एंड मोटिलिटी, भाई इसको मिक्स करेगा, अंदर की तरफ भेजेगा। सिक्रेशन की प्रोसेस भी होगी। दूसरी बात जो है, ये सिक्रेशन हो गया, आपके डाइजेशन भी हो जाएगा, क्योंकि फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्ट करेगा ना फूड को, डाइजेशन हो गया। उसके बाद में इसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। भाई ये तो अपने डाइजेस्ट कर दिया फूड को, अब उससे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि अपनी बॉडी को जिसकी जरूरत है वो अपन लेके उसके बाद में उसको ये बॉडी से अंदर बाहर निकालना है। तो ये मेनली 6 स्टेप्स हो गए। 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, इंजेक्शन, सिक्रेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, वो अपना डिपेंड करता है कि अपन इसको समझ कितना पा रहे हैं। तो मैंने स्टेज उस हिसाब से बनाई है, जितना जिस तरीके से मैं इसे समझ पा रहा हूँ कि क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन हो सकते हैं। तो ये 5-6 फंक्शन हो गए इसके कि ये करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? अपन ये देखते हैं कि भाई अपन मुंह में ले रहे हैं, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो गया? आपके माउथ से, ठीक है। माउथ से उसके बाद में आपका फूड कहाँ जाता है? फाइरेंक्स के अंदर। फाइरेंक्स के अंदर भी कौन कौन सा? ओरोफाइरेंक्स और लेरिंगोफाइरेंक्स, ठीक है। तो माउथ से आपका फूड जा रहा है फाइरेंक्स में, फाइरेंक्स में गया है। इसमें भी मेनली ओरोफाइरेंक्स और लेरिंगोफाइरेंक्स में जो नेजोफाइरेंक्स होता है वो आपकी 100 और 8 पेट से ऊपर की तरफ होता है, इस वजह से, ठीक है। ये माउथ हो गया, फाइरेंक्स हो गया। उसके बाद में फूड कहाँ जाता है आपका? इसोफेगस में। उसके बाद स्टोमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा इसके कैनाल वाले पार्ट से,
एसेसरी डाइजेस्टिव, मतलब ये डाइजेशन के प्रोसेस में, यानी कि डाइजेस्ट फूड कहाँ से कहाँ होता हुआ, कहाँ कहाँ क्या 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 होगा, वहाँ की ये ऑर्गन है। जैसे माउथ में, फिर फाइनेंस में, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गए जो कि जीआई ट्रैक में आते हैं। जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो मुंह से स्टार्ट होकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम वाले पार्ट तक जो एक नली है, एक पाइप है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसके अंदर आपके ये ऑर्गन आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, देखो कि आपके एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आपकी जैसे सिलेक्टिव ग्लैंड आ जाएगी, आपके लीवर आ जाएगा, पेनक्रियाज आ जाएगा, या आपके एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आ गया, ठीक है। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ये करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के में कौन कौन से आपके ऑर्गन आने वाले हैं बॉडी के, वो ये जीआई ट्रैक, ये जीआई ट्रैक के ऑर्गन है आपके, ये जीआई ट्रैक के ऑर्गन है, और ये साथ ही साथ एसेसरी की आपके डाइजेशन में हेल्प करें। ये वाले ऑर्गन्स, ये इसके वर्ड्स, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हो। अब यूं है कि अपन ये देख रहे थे कि जीआई ट्रैक की लंबाई कितनी होती है, फंक्शन पता चल गया हमको, कौन कौन से ऑर्गन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले हैं और अपन जिनकी स्टडी करने वाले ये भी हमको पता चल गया। अब इनका फंक्शन क्या है, सॉरी फंक्शन तो हमने देख लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि इस जीआई ट्रैक की लंबाई क्या है, और उसके बाद में इसकी वॉल किससे मिलकर बनी है। बिल्कुल नीचे से चलते हैं अपन कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके, क्या क्या ऑर्गन इसके अंदर आएंगे, उसके बाद हम इनकी वॉल किससे मिलकर बनी होती है वो पढ़ लेंगे। सारी चीजें हम जीरो से लेकर चलेंगे, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि जीआई ट्रैक की लंबाई कितनी होती है। जीआई ट्रैक की आपकी लेंथ होती है 5 से 7 मीटर, ये होती है आपकी 17-18 फीट के आसपास की लंबी होती है, ठीक है। 5 से 7 मीटर लंबी, ठीक है, ये आपकी जीआई ट्रैक की लेंथ होती है एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत यूँ आती है कि जैसे कि आदमी मर जाता है ना, तो मरने के बाद में, ये तो जिंदा आदमी की जीआई ट्रैक की लंबाई है, लेकिन आदमी जब मर जाए तो उसकी जीआई ट्रैक की लंबाई होती है 2 मीटर, ऑलमोस्ट बढ़ जाती है, जैसे कि 7 से 9 मीटर हो जाएगी, 5 से 7 मीटर। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि आदमी जिंदा है तो आपके जीआई ट्रैक की लंबाई 5 से 7 मीटर है, लेकिन अगर वो मर गया है, मरने के बाद उसकी जीआई ट्रैक की लंबाई बढ़ कैसे गई, है ना। तो एक्चुअली होता यूँ है कि आप जब जिंदा हो तो आपकी जो जीआई वॉल है, जीआई ट्रैक की वॉल है, इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मसल टोन होता है। मसल टोन का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने में सारी चीजें अभी मूवमेंट पढ़ लेंगे, लेकिन एक प्रॉपर आपकी जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक की वॉल में एक मसल टोन होता है। मसल टोन तो डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है, एकदम सिंपल सारी चीजें वैसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक मसल टोन होता है, ये मसल टोन आपकी मसल कॉन्टैक्ट करवा के रखता है, जिसकी वजह से आपकी जो लंबाई है जीआई ट्रैक की वो 5 से 7 मीटर, लेकिन जैसे आदमी मर गया तो नर्वस सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है, मसल कॉन्टैक्ट क्यों करेगी, अब मसल रिलैक्स हो जाएगी। जैसे मसल रिलैक्स होगी तो आपकी जो लंबाई है ये मरे हुए पर्सन में, डाई पर्सन में कितनी होगी, 7 से 9 मीटर, मसल टोन के लॉस की वजह से। ये मसल टोन समझ में आ गया, मसल टोन के लॉस की वजह से आपकी जो जीआई ट्रैक की जो लेंथ है वो अब 7 से 9 मीटर हो गई है मरने के बाद। ये आपके जीआई ट्रैक की लेंथ हमने पढ़ी। उसके बाद यूँ है कि ये स्टार्ट कहाँ से है, माउथ से, एनल केनाल, एनल केनाल जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भाग है, ये आपके स्टार्ट हुई माउथ से, एंड हुआ उसका एनल केनाल में। कितनी लंबी है, 5 से 7 मीटर, मरने के बाद कितनी हो जाएगी, 7 से 9 मीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मसल टोन लॉस हो चुका है, मसल कॉन्ट्रैक्शन अब नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपके जीआई ट्रैक की लंबाई। अब दूसरी बात क्यों आती है, जैसे कि जीआई वॉल है, ठीक है, ये जैसे कि जीआई वॉल है ना, ये जीआई ट्रैक होगा, जीआई ट्रैक है तो मतलब जैसे कमरा है तो कमरे के चारों तरफ आपकी दीवार होगी, ठीक है, दीवार के बीच में जो होलो स्पेस है वहाँ पे डाइजेशन का सारा काम तो वहाँ होगा, लेकिन बिल्कुल पर्टिकुलर वॉल की बात कर रहे हैं कि वॉल किससे है, इस कमरे की वॉल किससे मिलकर बनी है, ईंटों से, सीमेंट से, रेत से, जो भी इसके अंदर है वो सारी चीजें। तो हम ये देख लेते हैं कि जीआई वॉल जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। भाई आपकी जीआई वॉल किससे मिलकर बनी होगी,
जीआई ट्रैक की वॉल किससे मिलकर बनी होगी, क्या क्या उसके लिए ईंट है, मिट्टी है, रेत है, सीमेंट है, क्या क्या है वो देखते हैं अपन। जीआई ट्रैक की वॉल किससे मिलकर बनी, देखो ये है जीआई ट्रैक की जीआई वॉल, ठीक है। तो ये देखो 4 तरह की लेयर से मिलकर बनी होती है। जो आपकी जीआई ट्रैक होती है ना, उसकी वॉल 4 तरह की लेयर से मिलकर बनी होती है। 4 तरह की लेयर, समझना, ठीक है। जैसे पहली है म्यूकोसा, अभी हम देखते कहाँ कहाँ होगी, ठीक है। सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा या एडेंटिया। ये आपके जीआई वॉल की 4 लेयर है। कि जैसे अपन कमरे की बात करें तो सीमेंट का एक प्लास्टर इस तरफ, एक बार की तरफ, बीच में ईंटों का क्या, दीवार की कितनी वॉल लेयर होगी, 3 लेयर होगी। उसी तरह जो जीआई वॉल है उसकी कितनी लेयर होगी, 4 लेयर। ये पहले नंबर की हो गई, ये दूसरे नंबर की हो गई, ये तीसरे नंबर की हो गई, ये चौथे नंबर की। अब यूं कि ये भाई ये अंदर से बाहर की तरफ, मेरे कहने का मतलब यूं है जैसे कि ये आपके जीआई वॉल, ठीक है, अंदर की तरफ। तो सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा है, ठीक है, सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा है, उसके जस्ट ऊपर सब म्यूकोसा है, उसके जस्ट ऊपर मस्कुलरिस है, और सबसे बाहर की तरफ आती है आपकी सिरोसा वाली। इस तरह इसका अरेंजमेंट है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। सबसे पहले अंदर जो आपके फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाएगी, जो कि आपकी होलो कैविटी में है, वो सबसे पहले है म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, और सबसे बाहर की तरफ आती है आपकी सिरोसा, ठीक है। सिरोसा या एडेंटिया क्यों बोल रहे हैं उससे अभी अपन समझ लेंगे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी सबसे पहले म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस और सिरोसा, ठीक है। अब कि जैसे कि ये तो अपन पढ़ लिया कि इसे म्यूकोसा बोल रहे हैं, सब म्यूकोसा बोल रहे हैं, मस्कुलरिस बोल रहे हैं या सिरोसा बोल रहे हैं, ये किससे मिलकर बनी होगी, मतलब इनका भी कोई टिश्यू होगा, इसमें कोई कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या किसी भी टाइप का टिश्यू होना चाहिए। तो ये जो म्यूकोसा होती है ये भी आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे होलो कैविटी में आता है आपका एपिथेलियल लेयर, लेमिना प्रोपिया लेयर, और म्यूकोसा मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा कि जीआई वॉल कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 4 अंदर से बाहर, ठीक है। तो म्यूकोसा भी 3 से मिलकर बनी होती है, ये सबसे अंदर, ये बाहर, ये उसके भी बाहर, फिर इससे कनेक्ट हो जाएगी ये सब म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी ये सब म्यूकोसा। अब एपिथेलियल लेयर मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन, आपकी बॉडी का हर एक होलो कैविटी, जहां भी होलो कैविटी आती है या सरफेस वाला पोर्शन आ जाएगा, वहां पे हमेशा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। तो अपन इस होलो ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि ये पाइप है, पाइप के अंदर की तरफ जो फ्लूइड की कांटेक्ट में, ये भी एक होलो कैविटी हुई। तो होलो कैविटी है, सुपरफिशियल, तो हमेशा एपिथेलियल लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद लेमिना प्रोपिया आ जाएगी, उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा वाली आ जाएगी, ठीक है, म्यूकोसा मस्कुलरिस। अब ये एपिथेलियल लेयर की किस, भाई अपन ये देख रहे थे ना, एपिथेलियल है तो क्या एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी बनी होगी माउथ के अंदर, ठीक है। देखना, माउथ के अंदर, आपके फाइरेंक्स के अंदर और आपके इसोफेगस के सुपीरियर और मिडिल वाले पार्ट में और एक एनाल केनाल के अंदर ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू का। मेरी बात समझना, आपका माउथ हो गया, आपका फाइरेंक्स हो गया, इसोफेगस का सुपीरियर और मिडिल वाला पार्ट, ठीक है, और एनल केनाल, इन सब में क्या होगा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, देखो, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब ये होता है जो सेल डाई हो सकती है, जिस सेल के अंदर केराटिन प्रोटीन का जमाव हुआ है, इस वजह से अब वो निर्जीव हो गई है, जैसे आपके नाखून हो गए, आपके बाल हो गए, तो ये केराटिनाइज्ड हो गई। नॉन केराटिनाइज्ड जिसमें केराटिन प्रोटीन का जमाव नहीं, जो आपके माउथ के अंदर हो जाएगी, आपके फाइरेंक्स के अंदर, आपके इसोफेगस के अंदर। एक्चुअली नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो एपिथेलियल टिश्यू में नॉर्मल वहां होता है जहां पे आपके वॉलंटरी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अब इसके साथ एक बार एक और मेरा स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में वॉलंटरी मूवमेंट के बाद ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। अभी ये देखो कि म्यूकोसा भी 3 से मिलकर बनी है, एपिथेलियल,
लेमिना प्रोपिया, म्यूकोसल, मस्कुलरिस। तो ये एपिथेलियल माउथ के अंदर, किसके अंदर देखा, माउथ के अंदर, फायरिंग्स के अंदर, इसोफेगस के अंदर, सुपीरियर और मिडल इसोफेगस। मिडल इसोफेगस, इसोफेगस और एनल कैनाल। इसमें किस टाइप का होगा आपके, इसमें होगा आपके नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड वाला टिश्यू, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो बच क्या गया, आपके स्टोमक बच चुका है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन बच चुकी है। ये इसमें क्या होगा, इसमें होगी आपके सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू है। एक्चुअली होता है कि ये जो कोलुमिनार सेल्स होती है आपकी बॉडी में, जहाँ भी ऑर्गन्स में कोलुमिनार सेल्स आपकी होती है, ये कोलुमिनार सेल्स सिक्रेटरी सेल्स होती है। एक तरह से इनमें कोई ना कोई ग्लैंड्स होती है जो कि कोई ना कोई सिक्रेशन कर रही होती है, किसी ना किसी एंजाइम का या किसी ना किसी जूस का सिक्रेशन कर रही होती है। अभी अपन स्टोमक में उसमें टेस्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल क्या क्या सिक्रेट कर रही है। तो वहाँ की जो होलो ऑर्गन में जो एपिथेलियल की लेयर है उसमें कौन सी एपिथेलियल टिश्यू होगी, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। क्योंकि ये सिंपल जो कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये आपके सिक्रेटरी सेल्स कवर करती है। इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्टोमक के अंदर आपके सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। ठीक है, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, ये लिख देता हूँ, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों में क्या होगी, आपके कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब आगे आ गई लेमिना प्रोपिया। इसके जस्ट ऊपर ये मैंने बात कर ली कि इसके अंदर क्या क्या होता है। लेमिना प्रोपिया आ रही है, लेमिना प्रोपिया एरोनियल कनेक्टिव टिश्यू के मिलकर बनी होती है। इनकी स्पेसिफिक बात ये होती है कि इसके अंदर माल्ट सेल होती है, माल्ट सेल, जो कि एक मैक्रोफेज टाइप की सेल्स होती है, इम्यून रिस्पॉन्स का वर्क करेगी। आपके फूड के थ्रू कोई भी अगर बैक्टीरिया आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करेगी ये माल्ट सेल, जो कि लेमिना प्रोपिया के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद ये मस्कुलर म्यूकोसा आती है, ये भी नॉर्मली एक स्मूथ मसल फाइबर की लेयर होती है। ठीक है, तो ये आपकी म्यूकोसा कंप्लीट होगी। म्यूकोसा 3 तरह की लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल, लेमिना प्रोपिया, म्यूकोसल। एपिथेलियल कौन सा किस टाइप का किस ऑर्गन के होगा ये भी अपन ने पढ़ लिया है। लेमिना प्रोपिया में माल्ट सेल होगी, इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स की सप्लाई भी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, ये इसके अंदर हो गया। अब आ रही है सबम्यूकोसा। ये सबम्यूकोसा आपके म्यूकोसा के जस्ट पीछे की तरफ ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। दूसरी बात यूँ है कि ये जो सबम्यूकोसा है इसके अंदर आपकी लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी। दूसरी बात इसके अंदर आपके आएगा, ये जो सबम्यूकोसा वाली लेयर है ये आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है एंट्रिक प्लेक्सस के थ्रू, ENS, एंट्रिक प्लेक्सस, मायोएंट्रिक प्लेक्सस। ये भी हम पढ़ लेंगे कौन कौन से प्लेक्सस है, सबम्यूकोसल प्लेक्सस और मायोएंट्रिक प्लेक्सस। 2 तरह के प्लेक्सस होते हैं। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स का ग्रुप। ठीक है, तो इस वाली लेयर में और इस वाली लेयर में न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होता है। जो इसके अंदर होता है उसको सबम्यूकोसल प्लेक्सस बोलते हैं, जो इसके अंदर होता है उसको अपन बोलते हैं मायोएंट्रिक प्लेक्सस। इनका अपना एक वर्क होता है कि मायोएंट्रिक प्लेक्सस आपके एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रैक्शन ये करवाने का वर्क करेंगे जीआई ट्रैक्ट की वॉल के अंदर। जो सबम्यूकोसल प्लेक्सस है ये आपके पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करवाने का वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबम्यूकोसल में जो लेयर है आपकी वो एरोनियल कनेक्टिव टिश्यू में मिलकर बनी है। इसमें ब्लड सप्लाई भी है, लिम्फेटिक सप्लाई भी है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, आपके मतलब सबम्यूकोसल प्लेक्सस का ग्रुप यानी न्यूरॉन्स का ग्रुप है इसके अंदर। आगे आ रही है मस्कुलरिस। ये मस्कुलरिस बनी होती है 2 टाइप से, स्केलेटल मसल से और स्मूथ मसल से। देखो अब आपको स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स के बारे में बताएगा। स्केलेटल मसल्स हमेशा वॉलेंटरी मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया, आप उसे मुंह में घुमा रहे, उसके बाद में आपने उसे लिया। ठीक है, तो ये आपका एक वॉलेंटरी प्रोसेस है, इसमें कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यूज नहीं हो रहा है। इस वजह से माउथ के अंदर, फायरिंग्स के अंदर और इसोफेगस के सुपीरियर और मिडल वाले पार्ट में कभी भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स। लेकिन जैसे आप इंफीरियर इसोफेगस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है,
और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते हो तो वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्मूथ मसल्स फाइबर, इस वजह से। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स फाइबर स्केलेटल मसल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट करवाएगी, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट करवाएगी, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगा आपका। दूसरी बात, जो स्मूथ मसल्स है, ठीक है, स्मूथ मसल्स में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर फाइबर्स और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। सर्कुलर फाइबर्स का मतलब यूं इस तरह का सर्कल, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब यूं, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब यूं, इस तरह के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर फाइबर और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन्स का ग्रुप निकल रहा है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर का, उसको बोलते हैं मायोसिन प्लेक्सस। और जो सबम्यूकोसा की लेयर से निकल रहा है उसको, सबम्यूकोसा की लेयर में है जो न्यूरॉन्स का ग्रुप, उसको सबम्यूकोसा प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, ये तीन लेयर हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सीरोसा और एडेनिटिया। ये देखना, मैंने क्या बोला था कि कोई होलो कैविटी हो या सरफेस वाला, सब एपिथेलियम लेयर से कवर होगा। ठीक है, तो सीरोसा या एडवेंटिया, आप सीरोसा क्यों बोल रहे हैं या एडवेंटिया क्यों बोल रहे हैं ये समझना आप। ठीक है, ये सीरोसा अपन इसको तब बोलेंगे, हम सीरोसा इसे तब बोलेंगे जब एरोनल कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू भी हो। ठीक है, मतलब ये आपकी पहली लेयर थी, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर है, किन किन से मिलकर बनी है ये अपने पढ़ लिया। लेकिन अब आ रहा है सीरोसा या एडवेंटिया। ठीक है, तो सीरोसा या एडवेंटिया दोनों नाम अलग अलग क्यों, ये हमने क्यों लिखा? तो आपकी लास्ट लेयर बनी होती है एरोनल कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, अगर सिर्फ इस पे एरोनल कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ठीक है, तब तो हम उससे बोल रहे हैं एडवेंटिया, जो कि इसोफेगस के अंदर होता है। मतलब आपकी इसोफेगस के अंदर है ना, केवल एरोनल कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसके ऊपर, इस वजह से उसकी पोर्शन को हम एडवेंटिया बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके एरोनल कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की लेयर भी है, तब उस कंडीशन में अपन इसे सीरोसा बोलते हैं। तो आपके स्टमक में होती है तो स्टमक में वहाँ पे सीरोसा बोलते हैं, इसोफेगस में नहीं होती सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू वाली लेयर, इस वजह से यहाँ पे इसको एडवेंटिया बोलते हैं। तो ये है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जीआई वॉल की हमने बात कर ली है। समझ में आया? वो फोटो खींचो अच्छे से। ठीक है, फोटो खींच लिया आपने। अब ये हमने जीआई वॉल किससे मिलकर बनी है, कौन कौन सी लेयर आ गई है, कौन कौन सी सेल्स है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, हो गया जीआई वॉल का। अब हम ये क्या, इसको मिटा देते हैं और अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके कि ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड कैसे है। नर्वस सिस्टम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह कनेक्टेड है, या आपकी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक वाली कंडीशन में जब आपकी पीछे कुत्ता दौड़ लेता है, आप दौड़ते हो, उस कंडीशन में आपके मुंह में सलाइवेशन बंद हो जाता है। ठीक है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी है, एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, सिंपैथेटिक कंडीशन में तो आपके हर एक जो एसेंशियल सिस्टम है, चाहे रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी वेग स्टिमुलेशन हो जाता है, तो आपका सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं उस वक्त, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बंद होगा। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बंद कैसे होगा, ये आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड कैसे है हम देख रहे हैं। देखो ईएनएस, जो नर्वस सिस्टम आपके इससे कनेक्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बोलते हैं हम ईएनएस, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये आपका ईएनएस एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये दो तरह का होता है, सबम्यूकोसल प्लेक्सस, सॉरी उधर ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मायोसिन प्लेक्सस, सबम्यूकोसल प्लेक्सस, ठीक है, ये मायोसिन प्लेक्सस है, सबम्यूकोसल प्लेक्सस। अब ये देखो, प्लेक्सस का मतलब होता है ग्रुप्स, न्यूरॉन का ग्रुप्स। ठीक है, तो अब ईएनएस कनेक्ट होना चाहिए आपके नर्वस सिस्टम से, तो क्या ही हो सकता है। देखो आपके वॉल में, जीआई वॉल में एक तरह से कोई करंट का वायर तार लगा होगा, है ना, मेरी बात समझिएगा। जैसे कि आपके ये अंडर फिटिंग होती है, अंडर लाइट फिटिंग होती है आपकी आरसीसी के अंदर, जो वायर्स डालते हैं,
तो ये आपकी एक तरह से वोल वाले पार्ट में है कि आपकी वोल के अंदर वायर डाला, आपने लाइट फिटिंग करवा रहे हो तो आपकी वोल में डाला है आपने वायर, उसके बाद से बाहर दिख रहा है आपको वोल बटन वाला दबा देगा, यानी कि आपकी वोल के अंदर कहीं ना कहीं वायरिंग की गई है, ठीक है। तो उसी तरह आपकी जीआई वोल में भी जो वायरिंग हो रखी है ना, वो वायरिंग दो तरह से होती है, वायरिंग ट्रिप्लेक्सेस और सबडिविजन प्लेक्स। ये हम सब जगह के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। इसका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। माइग्रेटिंग ट्रिप्लेक्सेस ये होगा आपके जो मस्कुलरीज वाली लेयर है, कौन सी जो थर्ड लेयर है मस्कुलरीज वाली, उसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं सर्कुलर, दो तरह की मसल्स होती है स्केलेटल और स्मूथ। तो स्मूथ में दो तरह के फाइबर होते हैं सर्कुलर फाइबर्स और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। उनके बीच में से जो नर्वस जो न्यूरॉन्स का ग्रुप निकल रहा है, एक से एक न्यूरॉन कनेक्ट होकर जाल जैसी स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच से निकल रही है, वो प्लेक्सस होता है आपका माइग्रेटिंग प्लेक्सस। तो इसकी लोकेशन हम देखें तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स के बीच में आ जाएगा, तो बिटवीन कर देते हैं हम, ये इसकी लोकेशन होगी। हाँ, इसकी लोकेशन होगी कहाँ पे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स के बीच में। इसकी लोकेशन कहाँ होगी, सबम्यूकोसल, नाम से सबम्यूकोसल यानी सबम्यूकोसल लेयर में होगी। तो इसकी लोकेशन हो गई आपके सबम्यूकोसा वाली लेयर, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे, देखो इसका फंक्शन हम देखें, फंक्शन क्या होगा, देखो इसका फंक्शन होगा कि जैसे कि आपने खाना खाया है तो खाने की मोटिलिटी कर रहे हैं, मोटिलिटी मतलब है मुंह से उसको अंदर तक भेजना है, तो एक तरह से ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी, ठीक है। एक प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी जिससे आपका जो फूड क्या है वो घूमता हुआ मिक्स होता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है या आपके फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होगा। दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन ये होगा कि आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि आपकी पाइप है इसोफेगस या कोई भी जीआई ट्रैक है ना, आपकी जीआई ट्रैक है, जैसे आपने कुछ खाना खाया तो खाना खाया तो ये खाना आपके जैसे यहाँ है इस वक्त, ये आपकी गोल यूं यहाँ से ऐसे फूल जाएगी, ठीक है, यूं होगी, ठीक है। जैसे ये खाना नीचे की तरफ आएगा तो ये यहाँ से यूं हो जाएगी, बड़ी एकदम फूल जाएगी, वापस यहाँ से नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि खाना आप नीचे की तरफ आएगा। तो ये इसी तरह इस तरह की जो मूवमेंट होती है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, ठीक है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, मैं आपको बता दूं, इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है लेकिन उसके सुपीरियर और मिडल वाले पार्ट में नहीं होती है, क्योंकि सुपीरियर और मिडल वाले पार्ट में स्केलेटल मसल्स है, मस्कुलरीज वाली लेयर की जो स्केलेटल मसल्स है वो आपके सुपीरियर मिडल वाले पार्ट में होती है, माउथ से लेकर सुपीरियर मिडल इसोफेगस तक। इस वजह से वहाँ पे वॉलंटरी मूवमेंट होगा, वॉलंटरी मूवमेंट होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो इनवॉलंटरी होता है। तो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होगा आपके इंफीरियर इसोफेगस से, रेस्ट आपकी पूरी जीआई ट्रैक्ट है ना वहाँ पे पूरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ठीक है। ये आपका फंक्शन इसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने का होगा। तो ये तो है कि आपके जीआई वॉल में वायरिंग किस तरह हो रखी है, ये वर्क करेगी, उसका वर्क क्या है वो किस तरह करेगी ये बता दें। अब आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके डाइजेस्टिव वॉल को वेगस स्टिमुलेशन मतलब वेगस नर्व सप्लाई करती है, अगर वेगस नर्व कनेक्टेड होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, और मेनली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाली कंडीशन ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में वेगस स्टिमुलेशन की वजह से होती है, क्योंकि वेगस नर्व आपकी सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है बॉडी की, सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है जो कि बॉडी के हर एक सिस्टम से कनेक्टेड है। ये हर एक सिस्टम से कनेक्टेड है तो हर जगह से वेगस स्टिमुलेशन करवा के हर एक सिस्टम को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाली कंडीशन में ले आती है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कनेक्टेड है, ये आपकी जीआई ट्रैक्ट की वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब कनेक्टेड कैसे देखो, अपन ने सिनेप्स वाली कंडीशन पढ़ी थी, अपन ने बोला था कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब देने वाला, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब लेने वाला, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हमने बता दिया इन माइग्रेटिंग प्लेक्सस और सबम्यूकोसल प्लेक्सस से आपकी वेगस नर्व के जो न्यूरॉन है, ये वेगस नर्व के जो न्यूरॉन है, जैसे कि ये वेगस नर्व हो गया, ठीक है। वेगस नर्व के न्यूरॉन और इन माइग्रेटिंग और सबम्यूकोसल प्लेक्सस के जो न्यूरॉन है वो कनेक्ट होते हैं आपकी जो वेगस नर्व है ना उनकी न्यूरॉन से। इस वजह से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या आपकी जीआई ट्रैक्ट किस तरह इफेक्ट में आती है,
किस तरह प्रभावित होती है ये हम देख रहे हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व के न्यूरॉन जिसको अपन प्री न्यूरॉन बोल सकते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन किसके हैं? वेगस नर्व के, ठीक है। तो ईएनएस की जो नर्व है, ईएनएस के जो न्यूरॉन्स है, इसके न्यूरॉन इनको क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। तो इसका एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट, जैसे कि ये न्यूरॉन है भाई, ये आपके एक्सोन वाला पार्ट हो गया, ये छोटे छोटे डेंड्राइटिक निकले हैं, ठीक है। ये हो गई प्री गई। इसके एक्सोन टर्मिनल पार्ट से आपकी जीआई ट्रैक्ट में जो ईएनएस है, वहां की जो न्यूरॉन है, पेंटिक प्लेक्सस और सबक्यूबिकल प्लेक्सस की जो न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन की डेंड्राइटिक वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। और इस तरह ये सारा आपके न्यूरॉन का जाल इससे कनेक्ट है। तो इस तरह आपकी जो ये नर्वस सिस्टम है, ये आपके ईएनएस से कनेक्टेड है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। तब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन, देखो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन तो नॉर्मल सलाइवेशन चल रहा है, आपके डाइजेशन भी चल रहा है, सब कुछ चलेगा। लेकिन जैसे आपकी सिंपैथेटिक कंडीशन होगी तो वेगस स्टिमुलेशन होगा, वेगस स्टिमुलेशन होगा तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक वर्क को इनहिबिट कर देगा, सिक्रेशन भी कम होगा। तो आप जब सिंपैथेटिक कंडीशन में होगे तो आपके मुंह सलाइवेशन भी नहीं हो रहा, आपको भूख भी नहीं लग रही होगी। और उसको दूसरे सिस्टम की बात करें तो ना कोई यूरिन आ रहा होगा, ना आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा, कोई सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा उस कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके वेगस कंडीशन। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम से कैसे कनेक्ट है, कैसे ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में अफेक्टेड होता है, ये चीजें हमने पढ़ी है। क्योंकि वहां पे ये वेगस नर्व के थ्रू आपका नर्वस सिस्टम किससे कनेक्ट है? ईएनएस से, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।